हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है और आप सभी लोग ये जानते हैं कि आज हमारी जो है सरकारी छुट्टी है और हमारे शेयर बाजार बंद रहे। लेकिन कल रात से यानी कि जब हमारे बाजार बंद हुए 3:30 बजे और अब जब मैं आज आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बजे के आसपास का समय है, तो तकरीबन जो है 24 घंटे का समय बीत चुका है। लेकिन इस 24 घंटे के बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो बाजार के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव जो है कल डाल सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म का जो पीरियड है, यानी कि जब हम एक रिजल्ट सीजन के अंदर जा रहे हैं, तो बाजार के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या हमारे को नज़र आ रहा है। तो देखिएगा, बाजार के अंदर अगर हम देखें तो हमारे बाज़ारों के लिए जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम पहले पॉजिटिवली डिस्काउंट कर चुके हैं हमारे बाज़ारों के अंदर। अब वो सब जो है वो कहीं ना कहीं हमारे को चैलेंज दे सकते हैं। अब वो जो चैलेंजेस हैं वो शायद हमारे बाज़ारों को भी फेस करने पड़ेंगे और ये जो अक्टूबर का महीना है ये काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेशन है, जो अक्टूबर का महीना है, ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वोलेटाइल रहेगा। और इस समय पर हमारे बाज़ारों के अंदर जो रिस्क है, क्योंकि हमारे बाज़ार जो चले हैं उसके सामने हमारी जो कंपनीज हैं उन्होंने वो रिटर्न्स जनरेट नहीं किए अपने फाइनेंशियल्स में। शेयर बाजार ने तो अर्निंग्स को डिस्काउंट कर लिया अगले 2 साल के लिए, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज नहीं हुई है और एक यूफोरिक टाइप का जो है हमारे बाजारों के अंदर माहौल रहा है। अब इसके बीच में सबसे पहला जो रिस्क हमें दिख रहा है वो दिख रहा है चाइना का बेल आउट पैकेज। जो चाइना ने बेल आउट पैकेज दिया उसका असर जो है चाइना के बाज़ारों में हमें देखने के लिए मिला। हालांकि अभी 7 दिन के लिए चाइना के बाज़ार बंद है, लेकिन चाइना का ही असर जिस एक इकोनॉमी में रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बाज़ार है ये भी चाइना का है। आज से 40-50 साल के बाद जो है, अगर हम देखें अब तो शायद 25-26 साल ही रह गए हैं, तो 25-26 साल के बाद जो है हांगकांग के ऊपर पूरा कंट्रोल चाइना का आ जाएगा। तो फेज्ड मैनर में चाइना का कंट्रोल है हांगकांग के बाज़ार में। तो जो हांगकांग के अंदर असर होता है वो भी चाइना के स्टॉक बाज़ारों का होता है। लेकिन हांगकांग के बाज़ार आज खुले हुए थे। आज हांगकांग के बाज़ार जब खुले हुए थे तो 6% की तेजी आज हांगकांग के इंडेक्स में देखने के लिए मिली। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बाज़ारों के लिए है। और ये मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा बाज़ार लिक्विडिटी पे चल रहा है तो बहुत लोगों को लगेगा कि यार हमारी तो डोमेस्टिक बनी है, हमें क्या ज़रूरत है एफआईआईज़ की। ये बात जो है ना दिमाग से निकाल दीजिएगा कि केवल एफआईआईज़ बाज़ार को नहीं चलाते, हम ही चलाते हैं खाली। एफआईआईज़ की मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एफआईआईज़ की अगर एक बार सेलिंग शुरू हो गई, जो हेज फंड्स होते हैं वो सबसे पहले जो है चाइना को चेज करेंगे और वो इंडिया की बाजार से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। फिर जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी जो लॉन्ग टर्म की मनी है वो भी फ्लोट कर सकती है। रीज़न ये है कि वो बाजार हमारे से 1/3 वैल्यूशंस पे है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रिस्क है वो चाइना के अंदर जो बेल आउट पैकेज है हमारे से 1/3 वैल्यूशंस पर उनके बाजार ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पर अर्निंग ग्रोथ के पोटेंशियल तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बॉटम आउट हो चुके हैं और शायद यहाँ से एक अच्छी रैली चाइना के बाजार करेंगे। और चाइना के बाज़ारों के अंदर जो मेजर पैसा आता है वो इंस्टीट्यूशंस का आ सकता है। वहाँ के कुछ जो बड़े ईटीएफ्स हैं उनके अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वहाँ पर डाली गई है। तो पहला रिस्क जो है हमारे को मिल रहा है कहाँ से? हांगकांग से। हांगकांग मतलब हांगकांग का इंडेक्स आज रिफ्लेक्ट कर रहा है और कल भी जो है ये बाजार जो है 4% चला था कल से पहले, क्योंकि कल तो छुट्टी थी। तो 6 और 4 10% चल गया। इसके अलावा 15-20% चाइना के बाजार चल चुके, तो ये रिस्क है। दूसरा रिस्क, कल हमारे बाजार बंद होने के बाद ईरान ने पहली बार एक बड़े पैमाने के ऊपर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और ये जो अटैक किया है ये भी 180 मिसाइल्स यानी कि 180 मिसाइल दागे, कोई छोटा मोटा नहीं है। और जो है इजराइल ने भी कहा है हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये जो जवाब है ये एक तरीके से एक टेंशन जो है उसको बढ़ाने वाला है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शायद और बढ़ सकती हैं और इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस जो है तकरीबन $3-4 इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये जो रिस्क है ये अगर टेंशन्स रहेंगी, ग्लोबल टेंशन्स, तो जो इंस्टीट्यूशंस की मनी है या जो इंटरनेशनल मनी है वो ज़रूर से ज़रूर इस बात को देखती है कि वो इकोनॉमी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है।
तो इकोनॉमी के स्लो होने का खतरा जो है बढ़ जाता है ऐसे इवेंट से। और क्योंकि आवाजावी जो है ट्रांसपोर्टेशंस की, क्योंकि जो समुद्र के रास्ते से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, और ये टेंशन जो है और कंट्रीज़ को भी अपनी चपेट में ले सकती है। क्योंकि अमेरिका ने भी ऐसा दावा किया है कि वो भी अब जो है ईरान ने जो मिसाइल दागी हैं, अगर आगे भी दागेगा तो उसको वो चैलेंज करता रहेगा, और वो भी शायद अपनी फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है इस रीजन के अंदर। तो ये जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ फ्लोज हैं, ये एक दूसरा इम्पैक्ट है जो बाजार के अंदर एक रिस्क की तरीके से हमें दिख रहा है। और इसका असर भी हमें देखने के लिए मिला कि जो निफ्टी का गिफ्ट निफ्टी है वो रात को तकरीबन 230 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। और एक समय तो ऐसा था कि जब 295 पॉइंट्स के आसपास जो है ये कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो अल्टीमेटली ये जो गिफ्ट निफ्टी है, हालांकि इससे कुछ बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लिया था, बट एक इनिशियल सिग्नल्स आ रहे हैं कि ये एक संकेत है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सेबी के फ्रंट से। सेबी ने भी कहा भाई साहब मैं लोट साइज़ को 3 गुना कर दूंगी, यानी कि जो 5 लाख 7 लाख के लोट साइज़ हैं वो अब 15 से 20 लाख के लोट साइज़ में होंगे, और उसकी डेडलाइन जो है इन्होंने रखी है नवंबर 20। तो एफएनओ के जो ट्रेड्स हैं वो उसके अंदर रिटेल को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई साहब बात ये कि जो एक लोट में काम करता था उसके लिए तो दिक्कत है, लेकिन अगर जो आदमी 200 लोट में काम कर रहा था तो वो वही 60-70 लोट में काम कर लेगा। तो ये जो चैलेंज है ये एफएनओ के अंदर से एक लिक्विडिटी जो है वो वास्तव में एफएनओ ट्रेड्स के अंदर एक्सचेंजेस के पास चली जाएगी। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो एक्सचेंजेस को होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन्स मिलेंगे, सेबी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी ने देखिएगा एक्सचेंज ने अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एसटीटी बढ़ा दी, एक्सचेंजेस ने अपने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए। तो सबके पांचों उंगलियां घी में है, और पैसा कहाँ से जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स की हाथ से निकल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की जेब से निकल रहा है। इसके अलावा सेबी ने कहा भाई साहब जो ऑप्शन सेलर कर रहे हो ना, सेलिंग कर रहे हो, उनसे भी हम 2% एक्स्ट्रा जो है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लेंगे एक्सपायरी डे वाले दिन का भी। तो अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं उनसे भी पैसा दबोच कर जो है सिस्टम में डालने की कोशिश हो रही है। लोट साइज़ को बड़ा किया जा रहा है, और जो वीकली एक्सपायरी है, यानी कि जो हर वीक एक्सपायरी होती है, वो वीकली एक्सपायरी भी एक्सचेंज जो है केवल एक वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं। अब मान लीजिएगा निफ्टी के पास है तो निफ्टी के पास चॉइस है, एनएससी के पास चॉइस है, या तो निफ्टी की रखे या बैंक निफ्टी की रखे या मिड कैप इंडेक्स की रखे या फाइनेंशियल निफ्टी की रखे। तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा एनएससी को कि इसमें से कौन सी एक रखे एक्सपायरी। हालांकि मैं मानता हूँ ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव मनी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती हुई जरूर नज़र आएगी। ठीक है जी। तो क्योंकि जो लास्ट जो दिन हम देखते थे हर रोज़ एक एक्सपायरी होती है, और उसमें जो मूव्स आते थे तो बेमतलब के जो मूव्स होते हैं वो आते थे और अल्टीमेटली रिटेलर्स को डैमेज करते थे। तो ये देखिएगा, मुझे लगता है कि ठीक है ये जो वीकली एक्सपायरी है वो जो है हट रही है, बट मुझे लगता है कि वीकली एक्सपायरी हटने से ज़्यादा ये हो सकता था कि किसी भी एक्सचेंज के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने भी एक्सपायरी हैं वो सब एक दिन में डाल दी जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, चाहे वो निफ्टी होती, बैंक निफ्टी होती, फाइनेंशियल निफ्टी होती, मिड कैप होती, तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन अब वो केवल एक एक्सपायरी ऐसी होगी जो वीकली बेसिस पे होंगी, बाकी सब एक्सपायरी मंथली बेसिस पे होंगी। हालांकि एक्सचेंजेस को ये अलाउ किया गया है कि आप चाहें तो हर हफ्ते एक मंथली एक्सपायरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको महीने के एंड तक इंतजार करना है। आप किसी भी एक डे के अंदर अपनी हर एक्सचेंज, जैसे मान लीजिएगा आपने फाइनेंशियल निफ्टी फर्स्ट वीक में एक्सपायर कर दिया मंथली, फिर आप फाइनेंशियल निफ्टी अगले महीने ही फर्स्ट वीक में आएगा, दूसरे महीने मान लीजिएगा अपने बैंक निफ्टी कर दिया दूसरे हफ्ते में, तो बैंक निफ्टी हर बार सेकेंड वीक में ही आएगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा अपने निफ्टी तीसरे वीक में कर दिया तो निफ्टी हर बार तीसरे वीक में आएगा। इसके बाद मान लीजिए मिड कैप कर दिया तो मिड कैप हर बार जो है चौथे वीक में आएगा। लेकिन इन चारों में से किसी एक इंडेक्स को आप हर हफ्ते भी ला सकते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे एक्सचेंज को। इसी तरीके से बीएससी को भी जो है सेंसेक्स का जो ईटीएफ है शायद वो तो उसी को रखेंगे, उनका सबसे बड़ा ईटीएफ ही सेंसेक्स ही है उनका जो इंडेक्स है जिस पे वो ट्रेड होता है। तो यहाँ पर जो है सेंसेक्स को ही शायद रखेगी बीएससी, वहाँ पर शायद उनके पास चॉइस भी नहीं है। तो वो जो है शायद सेंसेक्स अभी भी वीकली ट्रेड होता हुआ नजर आए और मंथली के साथ साथ।
तो बीएससी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, एनएससी पे जो है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसका असर कहाँ पड़ सकता है शेयर बाजार में देखिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो है हल्ला वल्ला होएगा, कुछ पार्टीज़ हो सकती हैं इसको डिस्प्यूट में ले जाएं, मामला जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है इस पर स्टे भी हो जाए। वो कल आप देखेंगे कुछ पार्टीज जाके खड़ी हो जाएंगी, कुछ लॉबिंग होगी पार्टीज अपने हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ा जो डैमेज है वो ब्रोकर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। मान लीजिएगा जैसे नुमामा वेल्थ है लिस्टेड स्पेस में हम देखेंगे तो आनंद राठी का जो स्टॉक है वहाँ पे ब्रोकरेज बिजनेस है, एंजल वन जो सबसे ग्रोइंग बिजनेस है ब्रोकिंग में आज की डेट में, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि एफएनओ के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो कम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म अगर सेबी की तरफ से आता है तो तकरीबन 20% एफएनओ के जो ट्रेड्स हैं, स्पेशली ऑप्शन के जो ट्रेड्स हैं 20% वो इम्पैक्ट हो सकते हैं इस पूरे मामले से। और एक लिक्विडिटी एडिशनल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए 2% की जो है, तो ऑप्शन सेलर के लिए कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और जबकि ऑप्शंस बाहर के लिए तो देखिए कुछ है नहीं। मान लीजिएगा बैंक निफ्टी का लोट 15 का है, आप उसको 45 का कर दोगे, 50 का कर देगा, भाई अब जो आदमी 150 क्वांटिटी खरीदनी है उसको क्या फ़र्क पड़ना, वो तो 3 लोट में खरीद लेगा, तो ज़्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ना। लेकिन जो वीकली एक्सपायरी ख़त्म की है मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। इससे जो 20% जो ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो कम होती हुई नज़र आएगी। हाँ, लेकिन जिनको पोजिशनली ट्रेड करना है, फिर दूसरा एक कैलेंडर से जब दूसरे कैलेंडर में जाते हैं, मतलब एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मार्जिन एडजस्ट होते हैं वहाँ भी एक एडिशनल मार्जिन एक्सचेंजेस लेंगे एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि जो कैलेंडर में स्विच नहीं होगा तो वो भी एक चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि बाज़ारों के अंदर अब सबको ऐसा लगता है कि इंडिया के बाज़ार चल गए हैं, तो एक्सचेंज भी कह रहा है भाई मैं भी पैसे लूँगा, सरकार कह रही है भैया मैं भी लूटूंगी, मैंने भी जो है अपना स्टेट डबल कर दिया, एक्सचेंजेस ने कहा जी हम भी अपना टर्नओवर टैक्स बढ़ा देते हैं, सेबी कह रहा भाई अब मैं भी तुम्हारे को एक्सचेंजेस को थोड़ा सा डंडा कर देता हूँ, उधर से भाई साहब इजराइल ईरान का डंडा जो है वो बाज़ारों पे हावी। और सबसे मेजर जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि बाज़ार तो लिक्विडिटी से चलता है, पैसे से चलता है, बाज़ार सारी बुरी अच्छी खबरें जो है पिछले 2-3 साल में देख चुका है और बाज़ार कहता है भैया मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाज़ार से पैसा निकलता है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर चाइना के बाज़ार चलते रहे तो ये शायद हमारे बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि अगर चाइना के बाज़ार यहाँ से अगर अगले 2-3-4-5 महीने में 40-50% चल गए तो ये पक्का है कि इंडिया के बाज़ार से 2-3 लाख करोड़ रुपए बड़े आराम से निकल सकता है। और अभी भी FIIs हमारे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो तकरीबन जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनमें 40% से ज़्यादा होल्डिंग अदर देन प्रमोटर को हटा दे तो 40% होल्डिंग जो फ्री फ्लोट है उसमें आज भी FIIs का है। तो बहुत आसान नहीं है ये बात कहना कि जी कोई बात नहीं कि FIIs का पैसा जाने लगेगा। तो अगर FIIs का पैसा निकलने लगेगा तो हो सकता है कि हमारे बाज़ार 6 महीने परफॉर्म ना करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गिर जाए, बट हो सकता है कि हमें 6 महीने तक एक इंडेक्स लेवल पर रिटर्न्स ना आए अगर चाइना के बाज़ार चलते हैं तो ये हमने पास्ट में भी देखा है कि जब जब चाइना के बाज़ार चलते हैं विश्व के बाज़ारों को टेंशन हो जाती है। और सीधी सी बात ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो देखिएगा अगर आज की डेट में फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया थी, अगर उस समय से भी अगर क्योंकि इंडिया की वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगी है, तो अगर उनको चाइना में पैसा शिफ्ट करना लगा उचित तो वो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनके देखिएगा अपने असर है, बट उनके मुझे लगता है दूरगामी परिणाम नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं ये 3 से 6 महीने के लिए हमारे बाज़ार को इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट मुझे सबसे सीरियसली लग रहा है कि जो अगर आउटफ्लोज होते हैं इंडिया से और वो चाइना के बाज़ारों में जाते हैं वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा सबसे बड़ा रिस्क लगता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।